कैसे हैं प्यारे बच्चे। आप सभी का हमारे चैनल इजी फिजिक्स बाई एनके पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर चल रहा है। 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कुछ एक सब्जेक्ट की कुछ एक ज़िलों में पेपर बाकी हैं। हमारे पास जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के जो पेपर हमारे पास पहुंचे हैं उनका सॉल्यूशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं हर एक पेपर के सॉल्यूशन में आपको कह रहा हूं कि कम से कम आप इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन हैं, इन पेपर्स के जो अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आप जरूर कर लें वार्षिक परीक्षा से पहले पहले। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और आज हमारे पास जो पेपर है वो आपका जयपुर ज़िले का है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जयपुर ज़िले के हैं उन्होंने जो जो आंसर लिखा है वो अपना मैच कर लें, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। इवन इस पूरे वीडियो के बाद में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि इस पेपर का स्तर किस प्रकार का है। आपको क्या लगता है कि बोर्ड परीक्षा में भी इस तरह का पेपर आ सकता है क्या? हालांकि मेरा मूल्यांकन ये कहता है कि बहुत बेहतरीन पेपर यहाँ पे तैयार किया गया है। चलिए, सबसे पहले तो जिस भी स्टूडेंट ने हमें ये पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। आप सभी से मैं इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो चाहूँगा। यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जब भी आप वीडियो देख रहे हो आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करते जाएं और अपना आंसर जो है वो आप पहले कैलकुलेट कर लें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आप जानते हैं कि जब कोई एक डाइपोल होता है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी 2a है, तो एक आवेश का परिमाण ले लीजिए आप और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल कर दीजिए। तो आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो एक आवेश का मात्रक हो जाएगा हमारे पास कुलाम और बीच की दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर जो है वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन पेपर तैयार किया गया है। ये तो पहला प्रश्न ही है, ये तो डेमो है। आगे देखिए किस तरह के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, पहला संधि नियम और दूसरा वोल्टता नियम। तो जो दूसरा नियम है वो किस नियम के ऊपर आधारित है? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पहला जो नियम है वो आपका आवेश संरक्षण के ऊपर है। यहाँ पे हमसे दूसरे नियम के बारे में पूछा गया जो कि वोल्टता नियम है, जो कि हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है नंबर 3। क्या कह रहा है? संट किसे कहते हैं? व्हाट इज संट? संट किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम एमीटर या वोल्टमीटर में रूपांतरित करते हैं, दैट टाइम हम उसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं। तो संट प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाने वाले प्रतिरोध को हम संट प्रतिरोध कहते हैं, और उस प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है तो उच्च मान का प्रतिरोध है उसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत खूबसूरत प्रश्न यहां पे पूछा गया। सर हम जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ चुके हैं 12th क्लास की फिजिक्स में, उनमें कहीं भी हमें मैक्सवेल के बारे में तो नहीं बताया गया। मैक्सवेल तो हमें चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उसमें मैक्सवेल की 4 इक्वेशन दी गई हैं। लेकिन बेटा अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियोस पढ़े हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। मैक्सवेल जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। एसआई पद्धति का जो इसका मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर, ठीक है, और सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है वो आपका मैक्सवेल होता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 1 वेबर जो है उसके इक्विलिएंट कितने मैक्सवेल आते हैं? तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल जो है वो आपका मिल करके 1 वेबर बनाते हैं। तो कई बार जब न्यूमेरिकल्स के अंदर मात्रक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये वैल्यू जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों को इसका आंसर आता होगा। किन किन बच्चों को इसका आंसर आ रहा है वो आप अपना जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करवा पाएंगे। 5वां प्रश्न है कि साहब पॉइंटिंग सदिश किससे संबंधित है? तो अगेन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉइंटिंग सदिश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा प्रवाह की दर है।
ऊर्जा प्रवाह की दर, यानी इसे हम ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं, ऊर्जा प्रवाह की दर, इसे हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है सर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में आपके पास म्यू नॉट भी आता है। तो हालांकि यहाँ पे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है, बट उसके नीचे म्यू नॉट भी होना चाहिए। और यदि हम बी अपॉन म्यू नॉट को रिप्लेस करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे आंसर दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। क्या कह रहा है देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरह से बना होता है और ये इसका मुख्य अक्ष है। प्रकाश जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आएगा और यदि इसकी त्रिज्या की यदि हम बात करें तो ये डेफिनेटली इस तरह के गोले का हिस्सा है। तो इसकी त्रिज्या नापने के लिए हमें यहाँ पे इसके ध्रुव से चलना पड़ेगा। तो हम आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन होता है r इज इक्वल्स टू 2f और f यदि निकालना है देन हो जाएगा r/2, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर यदि हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमें लिखना चाहिए -40 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का भी तो यूज करना है। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास -20 सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जनरली बच्चे क्या जानते हैं कि सर वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का डबल होता है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और फोकस दूरी देर पूछी गई है तो वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो 40 का आधा 20 कर देंगे। लेकिन ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत बनाए गए यहाँ पर, +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो है वो -20 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। अगला 7वां प्रश्न जो है वो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट यहां पे कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। प्रकीर्णन जो है उसमें प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करती है। प्रकाश का प्रकीर्णन आप बहुत अच्छे से जानते हैं और प्रकीर्णन के संबंध में एक रेले का प्रकाश प्रकीर्णन भी सिद्धांत दिया गया। और रेले का प्रकाश प्रकीर्णन कहता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा की पावर 4 के। रेले का प्रकाश प्रकीर्णन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पे प्रकाश की जो तीव्रता है वो आपकी वेवलेंथ के ऊपर लैम्डा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन हमें तो यहाँ पे केवल डिपेंडेंसी पूछी गई है, निर्भरता पूछी गई है। तो यहाँ पे इसकी जो निर्भरता है वो आपके वेवलेंथ के ऊपर, तरंग दैर्ध्य के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे पहुंचते हैं। 10 की पावर 4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी आने वाला 1.5 नंबर का, और ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वाला जो लैम्डा वाला फॉर्मूला ये बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 और 27 को यदि हम राउंड ऑफ करें तो कक्षा 11 में आपने राउंड ऑफ करना सीखा है। 7 जो कि 5 से बड़ी संख्या है, इसको यदि हम हटाएंगे तो इसे 12.3 भी लिख सकते हैं। अपॉन में हमारे पास होता है √v। तो 10 की पावर 4 का जब अपन वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी 100, और 100 की वजह से ये जो पॉइंट है ये 1 2 से पहले आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 0.123 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, एंगस्ट्रॉम के मात्रक के रूप में इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि मीटर या सेंटीमीटर के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ ले, तो 0.123 एंगस्ट्रॉम जो है वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया गया, सभी में यूनिट जो है वो एंगस्ट्रॉम ही लिखी गई है। लेकिन कई बार प्रश्न को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यूनिट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है। 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आपके, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। अब हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। गतिशीलता किसे कहते हैं, व्हाट इज मोबिलिटी। तो आप लोगों ने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपवहन वेग है, अपवहन वेग को हम VD से लिखते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उतना ही अपवहन वेग ज्यादा होगा।
और यदि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे अपन म्यू से लिखते हैं और हमारे पास ई आ जाता है। ये जो म्यू है यही आपकी गतिशीलता कहलाती है। और यदि आप म्यू का फॉर्मेट लिखना चाहें तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सर वी डी अपॉन ई। तो ये जो म्यू है यही आपकी गतिशीलता है, वी डी अपॉन ई। तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और उसके ऊपर लगाए गए विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है उसे हम गतिशीलता कहते हैं, और उसके नीचे आप ये फॉर्मूला भी लिख दें। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, कई बार परीक्षाओं में गतिशीलता का मात्रक और गतिशीलता की विमा पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हालांकि यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करूंगा, कुछ बच्चे जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ा है उनको पता भी चल गया है कि वी डी जो अपवहन वेग है उसका मात्रक हो जाएगा सर मीटर पर सेकेंड, और उसके बटा में हमें दे रखा है ई विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख करके हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है सर, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। तो E का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन क्यू, यानी न्यूटन अपॉन कूलाम। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना यार, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, बड़ा वीडियो हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, बायो सावर्ट नियम के बाद में आता है। जब बहुत सारे चालक तार होते हैं और उन सब में अगर अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो हर एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो जो कि बायो सावर्ट नियम से हम यूज करते हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए एम्पियर ने कहा कि आप इन सभी तारों को एक बंद लूप में डाल दीजिए और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उस चुंबकीय क्षेत्र का आप रेखा समाकलन कर लीजिए। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका आप रेखा समाकलन जब करेंगे, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जब आप रेखा समाकलन करेंगे, बंद वेक्टर करेंगे, और वो जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता आपकी म्यू नॉट और उस लूप के अंदर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग सिग्मा आई के बराबर होता है। तो ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम जितने भी जिलों के पेपर बने हैं उसमें ये प्रश्न डाला गया है। और फॉर्मूला लिखने के, इसका डेफिनेशन लिखने के बाद में आप इसका फॉर्मूला जरूर डाल दें। अगला प्रश्न कह रहा है लेंज का नियम लिखिए। साहब लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसके बाद में प्रश्न कहता है कि जो उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा है उसकी दिशा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। तो आप लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। आपको याद भी होगा कि जब अपन यहाँ पे आपके पास कोई ये कॉयल है और यहाँ पे जब आप एक मैग्नेट लेके आते हो एन पोल और एस पोल, जब एस पोल इसके नज़दीक आएगा तो ये इसको धक्का मारेगा, पास आने नहीं देगा, तो ये एस पोल की भांति कार्य करेगा। और यदि आप इस एस पोल को इससे दूर लेकर के जाओगे तो ये जो कॉयल है उसके अंदर एन पोल क्रिएट हो जाएगा, वो इसको दूर नहीं जाने देगा। कहते हैं ना, वो आपने डायलॉग सुना होगा, ना जीने देती है ना मरने देती है, ना पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है और ये इससे उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का परिक्षेपण किसे कहते हैं? साहब डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि साहब आपके पास एक कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म के ऊपर जब सफेद प्रकाश, सूरज का सफेद प्रकाश आपतित होता है तो ये जो प्रकाश है वो 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा और जब वो इससे एग्जिट होगा तो वो अगेन 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण, और आपकी बुक में जो शब्द दे रखा है वो है विक्षेपण। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परिक्षेपण और विक्षेपण दोनों एक ही शब्द हैं। तो जब सूर्य से आने वाले सफेद प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो वो अपने मूल 7 घटकों के अंदर विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। किस लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है? आपने कई तरह के 2 तरह के लेंस पढ़े हैं, उत्तल और अवतल लेंस। तो कौन से वाले लेंस के अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी बनेगी, वो हमेशा बिंब से छोटी बनेगी? तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के अंदर जो इमेज बनती है, कॉनकेव लेंस जो है उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी बनेगी। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, आवर्धन क्षमता है, दैट शुड बी लेस देन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है?
तो साहब हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल जो है जब वो गति कर रहा है तो किसी भी एक क्षण विशेष पर उसकी स्थिति का यदि आप मापन कर लेते हैं, अगर आप उसकी स्थिति कैलकुलेट कर लेते हैं तो साहब उसका संवेग कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी क्षण स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू h/4π, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है। आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए और इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक क्षण विशेष के ऊपर यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। इनकी अनिश्चितताओं का गुणनफल है वो h/4π से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चैप्टर है, उसमें से ये प्रश्न चाहे कार्यफलन, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव, अंतक विभव, देहली तरंग दैर्ध्य, है ना, इनमें से कोई एक डेफिनेशन जरूर आने वाली है। तो कार्यफलन किसे कहते हैं साहब? कैथोड है, उसके ऊपर जब सूरज का प्रकाश आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उठ करके नहीं चलेगा, ये उठने से पहले हाथ मुंह धोएगा, चारपाई से नीचे उतरेगा और फिर बोलेगा साहब अब मुझे चलने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो किसी धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, हालांकि उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी अभी भी, तो केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम एनर्जी है उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नॉट से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 14 लॉजिक गेट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साहब, यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। बोर्ड परीक्षा में लॉजिक गेट में से कम 2 नंबर का प्रश्न आएगा। हालांकि यहां तो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज लॉजिक गेट। तो किसी ऐसे परिपथ में जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो परंतु आउटपुट केवल एक ही जगह पर मिले, ऐसे परिपथ को, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। वे विद्युत परिपथ जिनमें एक या एक से ज्यादा, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, एक मिनिमम एक होना चाहिए, एक और एक से ज्यादा निवेशों के लिए, इनपुट्स के लिए एक जगह आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे आपको पता है नॉट गेट होता है, नॉट गेट में हम एक इनपुट डालते हैं और एक ही आउटपुट मिलता है। जो हमारा एंड गेट होता है उसमें 2, 3, 4 हम इनपुट डाल सकते हैं और एक जगह आउटपुट मिलता है। जो हमारा और गेट है उस और गेट में हम 1, 2, 3 जगह इनपुट डाल सकते हैं और एक जगह आउटपुट मिलता है। ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। तो ये आपका पहला सेक्शन जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बड़े वाले जो प्रश्न हैं, आप वीडियो के एंड में एक चीज आप हमें जरूर लिखेंगे इस पेपर के बारे में कि इस पेपर की लेंथ कितनी है, यानी क्या आप इस प्रश्न पत्र को 3 घंटे के समय में सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करना इजी है या कठिन है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक अपरिमित चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका, गाउस का नियम, गाउस के अनुप्रयोग याद आ गया होगा आपको। चालक पट्टिका है, उसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व जरूर करेंगे अपनी रफ नोटबुक में। हालांकि यहाँ पे जो डाटा है वो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएंगे, वो थोड़े से क्लियर नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वैल्यू जो है वो 4 × 10⁻⁻6 है। 6 कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर है, कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर की पावर -2 नहीं है, ये कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर है। तो इतना का आवेश घनत्व है उस चालक पट्टिका के ऊपर। चालक पट्टिका को जब अपन आवेश देंगे तो वो उसके ऊपर एक परत के रूप में समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसकी वजह से गाउस का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है वो आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.854 10⁻⁻12 है। तो उसकी वैल्यू को आप रख करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद में कह रहा है पट्टिका के निकट कोई एक आवेश रखा गया है -2 × 10⁻⁻6 कुलाम का। तो इस आवेश के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, विद्युत बल कितना होगा?
साहब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो Q की वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है और E की वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, जो E की वैल्यू है, उसको हम चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो माइनस का चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, ये क्या बता रहा है साहब? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इस पट्टिका को यदि हमने पॉजिटिव चार्ज से आवेशित कर रखा है और यहां पे यदि हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो ये बात भी आपको नीचे लिखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चालक स्थिर वैद्युतिकी के 4 मुख्य गुण लिखिए। चालक स्थिर वैद्युतिकी के लिए मुख्य 4 गुण लिखिए। बहुत सिंपल सा है, ये आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है, आप इसको क्लियर कर लेना बेटा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। आप मुझे बताएंगे कि चालक स्थिर वैद्युतिकी के कोई 4 गुण पूछ रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, ये विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। अगर सीधा सीधा कह देता कि साहब विद्युत आवेश के गुण लिखिए, तब तो बहुत क्लियर हो जाता था प्रश्न। लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को चालक स्थिर वैद्युतिकी के लिए पूछा गया। तो अब आप इसके आवेश के कोई 4 गुणधर्म लिख देंगे। आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश संरक्षित होता है ना। और 2 प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। आवेश निश्चरता के नियम का पालन करता है, यानी वेलोसिटी से आवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा पेपर है ये। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल किसे कहते हैं? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसी 2 सेलों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बनाना है कि ये आपके पास 2 सेल हैं, इनको समांतर क्रम में आपने जोड़ रखा है और उसके बाद में समान सेलों के समांतर संयोजन, पूरा वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। 12th क्लास की फिजिक्स का हर एक टॉपिक हमने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो इसमें आपके पास 2 फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा E इक्विवेलेंट का, जो कि बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का, और एक बनेगा आपके पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जो क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का। ठीक है, तो ये दोनों आपको डिराइव करने हैं। आगे कह रहा है रदरफोर्ड मॉडल के कोई 2 दोष बताइए, कोई दोष बताइए। और निल्स बोहर मॉडल की जो दूसरी परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, उससे डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण कीजिए। लास्ट टॉपिक याद कर लेना आप लोग, एटम वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डी ब्रोगली का आपको याद होगा। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना करके एक चैप्टर दिया, एक टॉपिक दिया गया है, इस तरह से वेव बना करके दिया गया है ना, ये वाला। तो ये टॉपिक आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और रदरफोर्ड मॉडल तो आपको पता ही है, स्वर्णपन्नी प्रयोग वाला, अल्फा पार्टिकल के अटैक वाला। तो उसके कोई 2 दोष बताने हैं। दोष बताने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, इसके साथ में एक डायग्राम ऐसे भी दिया गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ अंत में कहां आके गिर जाना चाहिए, नाभिक में आकर के गिर जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु भट्टी की संरचना और उपयोग बताइए। बहुत सिंपल है, परमाणु भट्टी ये एक बहुत बड़ा कंक्रीट और ग्रिड का बना हुआ है। इसमें आपके पास यहाँ पर क्या डाल रखी है आपने, कैडमियम की छड़ें हैं। यहाँ पे जो यूरेनियम है उसको छड़ों के रूप में प्रयोग किया गया है। बस इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और उसके चारों तरफ एक भट्टी बनाएंगे, उसमें इनपुट के अंदर ठंडा पानी जाएगा और आउटपुट में हॉट वाटर, गर्म पानी बाहर निकलेगा। इसका उपयोग क्या है, इससे हम जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं।
बहुत अच्छे से आप सबको पता है, पता होना भी चाहिए, याद भी कर लेना है। प्रकाश का व्यतिकरण, जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक ही दिशा में चल करके एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कई जगह पर ब्राइटनेस और कई जगह पर डार्कनेस, चमक और अंधेरा उत्पन्न होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के लिए यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की व्याख्या कीजिए। बड़ा प्रश्न, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी बनाना है, उसकी कहानी लिखनी है। यहां पर आपको फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला ज्ञात नहीं करना है, केवल आपको यहां पर ये वाला डायग्राम बनाना है। ये प्रकाश सोर्स है, ये एक स्लिट है, ये यहां पे डबल स्लिट है और यहां से डॉटेड लाइनें निकल रही हैं, याद होगा ना आपको, कुछ इस तरह का। यहां पर आपके पास ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से जो फ्रिंजें बनती है वो वाला डायग्राम बनाना है और उसकी पूरी कहानी लिखनी है। फ्रिंज चौड़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके साथ में अथवा नहीं है, ये सी सेक्शन दे रखा है। पहला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने वाला एक यंत्र है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई गतिमान पार्टिकल होता है तो वो त्वरित गति करता है। कार्य प्रणाली लिखिए, दो सीमाएं लिखिए। दो सीमाएं में हल्के पार्टिकल को इसके द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरह से। बायो सावर्ट नियम लिखिए, बहुत बेहतरीन। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के एक्स पर, केंद्र वाला नहीं है भैया। बायो सावर्ट का नियम भी लिखना है, उसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पता भी है, मैंने पहले भी कहा था। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। साइक्लोट्रॉन 4 नंबर का परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। वैसे साइक्लोट्रॉन और बायो सावर्ट वाला तो 4 नंबर का तो कैसे आएगा यार, ब्लूप्रिंट हमने देखा ही है। अगर आपने ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियोज में जाकर के आप ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा। एक तो आपका चैप्टर नंबर 9 से बड़ा प्रश्न आने वाला 4 नंबर का, और एक चैप्टर नंबर 14 से बड़ा प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का। अथवा वाले जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं में से होंगे और किसी चैप्टर से नहीं होंगे इस साल की बोर्ड परीक्षा में। 24वां प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। IRMS दिस इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2 वाला रिलेशन। LCR परिपथ के लिए फेजर आरेख का प्रति चित्र बनाते हुए प्रतिबाधा का मान व्युत्पन्न कीजिए, इसमें संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला प्रूफ करना है पूरा। LCR में फेजर आरेख का चित्र बनाना है और प्रतिबाधा का फॉर्मूला भी हमें कैलकुलेट करना है। बी केयरफुल। अथवा कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में LC दोलित्र, याद होगा ना आपको LC दोलित्र। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कुंडली दे रखी है और इसकी कहानी को समझाना है। पहले ये जब चार्ज होगा तो टोटल स्थितिज ऊर्जा यहाँ होगी, यहाँ पे ऊर्जा 0 होगी, फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा, टोटल इसके अंदर विद्युत ऊर्जा आ जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा इसके अंदर आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। वो पूरे उसके 4 डायग्राम हैं, वो बना करके आपको एक्सप्लेन करना है। अभी तो बहुत भी प्रश्न बाकी हैं भाई साहब। 25वां प्रश्न, गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश परावर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 2 प्रश्न दे रखे हैं एक ही प्रश्न में, क्या भाई साहब बच्चों की जान लोगे क्या। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए। आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण चित्र बनाइए। बड़ा प्रश्न है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, उस युक्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टता नियंत्रण में किया जाता है। जेनर डायोड है। इसका आवश्यक परिपथ चित्र बना करके इसकी कार्यविधि, क्रियाविधि को समझाइए। परिपथ चित्र आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। यहां पर आपको एक बैटरी लगानी है, उसके बाद में यहां पे एक रिवर्स बाइस के अंदर आपको जेनर डायोड जोड़ना है। उसके आगे यहां पर आपको एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ना है। यहां पर आपको आउटपुट प्राप्त करना है। समझ में आ गया होगा ना आपको। तो ये डायग्राम बना करके इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करनी है। फिर कह रहा है विद्युत परिपथ में PN संधि डायोड की सहायता से अर्ध तरंग दिष्टकारी कार्य प्रणाली बना करके निवेशी और निर्गत इनपुट और आउटपुट के लिए ग्राफ बनाइए। इंपॉर्टेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आपको ये पेपर जयपुर जिले का कैसा लगा, इसका लेवल किस प्रकार का था,
ये पेपर में कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, क्या 3.25 घंटे में ये प्रश्न कर पाना पॉसिबल है। फिजिक्स का पेपर बोर्ड परीक्षा का इसी तरह का ही आता है। 3.25 घंटे में एक भी मिनट आपका पेन कॉपी से उठा यानी आपका कोई ना कोई पेपर प्रश्न छूटेगा। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आप इसकी तैयारी जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं, क्या आपके ज़िले में पेपर हो गया, प्लीज़ आप उसका PDF जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें। उसका सॉल्यूशन भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो क्या करना है आप जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियोज आपको मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके नीचे लगे घंटी के बटन को दबा करके, ये तो बेंजीन बन गया ना यार, अच्छा बेंजीन बन गया कि फिनोल बन गया, बताना इसको। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।